है। हो गई थी वो 25 मिनट हो गए, फिर वो धुंधली आने लगी, तो फिर हमने दूसरी। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। अब जो है इसका ये जो पीसीसी है ये क्या है, ये पीछे की ओर झुक रहा है, यूं करके झुक रहा है ना, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि पहले जब प्राइस चेंज हुआ, एक्स वस्तु सस्ती हुई, तो शुरू में इसकी मात्रा कुछ बढ़ी, शुरू में इसकी मात्रा कुछ बढ़ी, ठीक है। क्योंकि जब सस्ती हुई तो जो लोग इसे यूज़ करते थे उन्होंने इसे और यूज़ करना शुरू कर दिया, ठीक है। लेकिन जब ये ज़्यादा ही सस्ती होने लगी तो क्या हुआ, इसकी मात्रा में कमी आने लगी। देखो ये है आपका OX3 और OY3, ठीक। और सस्ती हुई तो क्या हुआ, अब इसकी मात्रा में और कमी आने लगी। अब देखो प्रारंभिक मात्रा से भी कम मात्रा खरीद रहा है, यानी OX4 जो है वो OX1 से भी कम है, ये मात्रा कम है जो शुरू में खरीदा था OX उससे भी, ठीक। और इसके पीछे गया तो मात्रा में और कमी आई, OX5 और OY5, और ये रहा OY4। इसका मतलब क्या है कि शुरू में हल्की सी बड़ी एक्स की मात्रा और उसके बाद कम होनी शुरू हो गई, ठीक है। तो इसका मतलब x जो है एक गिफन वस्तु है। अगर गिफन वस्तु होगी तो उस वस्तु का पीसीसी इस तरीके से होगा, अगर x गिफन होगी तो, ठीक है। और अगर y गिफन होगी तो उसका पीसीसी ऐसे होगा, यानी y की मात्रा शुरू में कुछ बढ़ेगी और उसके बाद फिर डिक्लाइन होनी शुरू हो जाएगी। यहाँ पे y गिफन वस्तु है और यहाँ पे x गिफन वस्तु है। तो जो प्राइस कंजम्पशन कर्व है वो डिफरेंट तरीके का होगा दोनों स्थितियों में। तो ये बात आप लोग समझ गए। अब हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है। थोड़ा साइड हो जाना। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट दो तरीके का होता है। एक सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो होता है वो क्या होता है, जिसे हम कहते हैं हिक्सियन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, और दूसरा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है स्लटस्की, ठीक है, स्लटस्कियन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ठीक है, लिख लिया। देखिए क्या है, मान लीजिए आप दो वस्तुओं का उपभोग कर रहे हैं, ठीक है, और
दो वस्तुएं हैं, वस्तु x और वस्तु y, और ये है उनकी बजट रेखा ए बी। आप उपभोग कर रहे हैं दो वस्तुओं का। ठीक है, ये आपका तटस्थ वक्र है। ठीक, ये आपका है तटस्थ वक्र। हाँ सॉरी, IC1। ठीक है, ये आपका क्या है, तटस्थ वक्र है। इसके इस बिंदु पे आप संतुलन में हैं। थोड़ा ठीक नहीं बना है, चलो कोई बात नहीं, ऐसे ही बता दो। ठीक है, मान लीजिए आप इस बिंदु पे उपभोग कर रहे हैं। इस बिंदु पे आप क्यों उपभोग कर रहे हैं? क्योंकि इसका जो प्राइस रेशियो है PX/PY, ये किसके बराबर है? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ x फॉर y। ठीक है, जो कि क्या है, स्लोप है बजट लाइन का। ठीक है, इस बिंदु के ऊपर आप सबसे ज़्यादा उपयोगिता प्राप्त कर रहे हैं, जिसको आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए जैसे मैं उस उपयोगिता को डिफाइन कर देता हूँ, मान लीजिए मैं उस उपयोगिता को डिफाइन कर देता हूँ। ठीक है, कह देता हूँ मान लीजिए आप 100 यूटिल्स की उपयोगिता आपको मिल रही है। मैंने उपयोगिता का एक स्तर डिफाइन कर दिया 100। ठीक, 100 यूटिल्स की उपयोगिता आपको मिल रही है। अब क्या होता है कि वस्तु x का प्राइस गिर जाता है। ठीक है, वस्तु x का प्राइस गिरने की वजह से क्या होता है, आपकी बजट रेखा बदल जाती है। और हो जाती है AB'। इसका मतलब यह है कि x वस्तु सस्ती हो चुकी। ठीक, तो इसका एक प्रभाव तो ये होगा, कीमत प्रभाव होगा। वस्तु सस्ती हो गई, आप उसका कंजम्पशन बढ़ाओगे। ठीक है, दूसरा प्रभाव क्या होगा, वस्तु सस्ती हो गई है, अब अगर आप उसकी उतनी ही मात्रा खरीदो जितनी मात्रा पहले खरीदते थे, तो आपको पैसे भी बचेंगे। ठीक है, उस वस्तु से आप दूसरी वस्तु भी खरीद सकते हो, यानी आपकी इनकम बढ़ गई है। वो जो बची हुई राशि है उसको आप उसकी एक्स वस्तु पे भी कुछ मात्रा खर्च कर सकते हो और वाई पे भी कुछ खर्च कर सकते हो। आपकी कुछ एक्स्ट्रा इनकम बढ़ गई है। ठीक है, जैसे मान लीजिए पहले आप 1000 रुपये की खरीदारी करते थे, अब एक्स वस्तु सस्ती हो गई। अब एक्स वस्तु सस्ती होने की वजह से आपको मान लीजिए 400 रुपये बच गए। अगर आप उतनी मात्राएं खरीदें जितनी की आप पहले खरीद रहे थे, ये 400 रुपये बच गए आपके, तो आज 400 रुपये का उपयोग आप क्या कर सकते हो, एक्स की मात्रा खरीदने में भी कर सकते हो, वाई की मात्रा खरीदने में भी कर सकते हो, और दोनों की मात्रा बढ़ाने में भी कर सकते हो। यही तो कर सकते हो। आपकी आय जो है एक तरीके से बढ़ गई। अब हमने ये देखा था कि आय बढ़ती कैसे है, जब बजट लाइन के पैरेलल हम एक लाइन खींचते हैं तो ये लाइनें क्या बताती हैं, बढ़ी हुई आय को। ठीक है, ये जो है वो आय बढ़ रही है, कल बताया था मैंने। ठीक है, जब ये
बजट लाइन ऊपर की ओर शिफ्ट हो रही है, इसका मतलब वो दोनों वस्तुओं की अब पहले से ज़्यादा मात्रा खरीदने में सक्षम हो गया, तो ये लाइन ऊपर की ओर चलती है। इसका मतलब ये है कि अगर आय बढ़ती ऐसे है तो घटेगी कैसे, जब ये नीचे की ओर आएगी तो। ठीक है, अगर आपकी बजट लाइन ये है और फिर क्या हुआ, पैसे कम हो गए आपके पास तो आप नीचे उतर आए, और कम हो गए और नीचे उतर आए। अब चूंकि px और py अभी चेंज नहीं है, अभी यहाँ पे चेंज नहीं है, ठीक है, तो क्या होगा कि ये रेखाएं बिल्कुल एक दूसरे के समानांतर होंगी। ठीक है, क्योंकि इनका ढाल जो है वो एक बराबर ही होगा सबका, तो ये रेखाएं समानांतर होंगी, इस तरीके से नीचे उतरेंगी। इन रेखाओं के नीचे उतरने का मतलब है कि हमने उपभोक्ता की आय में कमी कर दी है। ठीक है, हम यहाँ पे यही काम करते हैं, यहाँ पे हम यही काम करते हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि जब वस्तु की, ठीक है, x वस्तु की कीमत में चेंज आया, ठीक, तो ये पहले px था, ये py था, तो क्या हुआ, ये रेशियो चेंज हो गया। मान लीजिए वस्तु की कीमत हो गई x से घट करके x डैश, ठीक, तो px डैश जो है वो इसकी कीमत हो गई और ये हो गई py, तो ये रेशियो चेंज हो गया। ये रेशियो बराबर हैं कि अलग अलग हैं, अलग अलग है ना, तो ये रेशियो जो है वो चेंज हो गया। इस चेंज की वजह से नॉर्मली क्या होगा, ये इस तटस्थता वक्र पे कहीं भी पहुंचेगा, ठीक, लेकिन इस तटस्थता वक्र पे जब ये पहुंच रहा है तो इसमें दो चीज़ें शामिल हैं। ठीक है, एक तो आय प्रभाव शामिल है, जो आय बदलने का प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है, और दूसरा क्या शामिल है, प्रतिस्थापन प्रभाव। ठीक है, वस्तुओं की कीमत रेशियो चेंज होने के बाद, देखो यहाँ पे फिर से एक चीज बताता हूं, एक कीमत रेशो ये है, ठीक है, ये आपका तटस्थता वक्र है, ठीक। अब क्या है, कीमत रेशो बदल गया, कीमत रेशो बदल गया तो आपका संतुलन यहाँ पे नहीं होगा, आपका संतुलन उस नए कीमत रेशो पे होगा। ठीक है, यानी इस ढाल पे आपका संतुलन नहीं होगा। अब मान लीजिए कीमत रेशो बदल गया है, ये हो गया कीमत रेशो, तो आपका संतुलन कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। ठीक है, आपका संतुलन कहाँ पे होगा, यहाँ पे, क्योंकि कीमत रेशो बदल चुका है। इसका मतलब ये है कि x वस्तु जो है y की तुलना में भी सस्ती हो चुकी है। ठीक है, तो x वस्तु जब y की तुलना में सस्ती हो रही है, ठीक है, तो हम सिर्फ यही देखेंगे कि सिर्फ अगर ऐसा ही हो, उपभोक्ता की आय ना बढ़े, सिर्फ x वस्तु y वस्तु की तुलना में जब सस्ती होती है तो उसका कितना असर होता है। ठीक है, यहां पे क्या असर हो रहा था, यहां पे असर ये हो रहा था कि पहले ये खरीद रहा था OX1 और OY1, और यहां पे उसने क्या खरीदना शुरू कर दिया, OY2 और OX2। ठीक है, ये सिर्फ कीमत रेशियो अगर चेंज हो तब, आय में कोई प्रभाव नहीं है। यानी मेरे कहने का मतलब समझो, आपके पास 1000 रुपए हैं, ठीक है, आपके बजट में कोई चेंज नहीं है, आपका बजट जो है वैसे का वैसे ही बिल्कुल फिक्स है, सिर्फ कीमत रेशियो बदलाव होता है। उस कीमत रेशियो में बदलाव के फलस्वरूप जो है वो आप
किस तरीके से चेंज करोगे। तो इस तरीके से हम चेंज करेंगे, इनकी मात्राएं बदल जाएंगी। लेकिन अब मान लीजिए जैसे 1000 रुपये था, जैसे मैंने पहले बताया, अगर वस्तु कीमत रेशो कब चेंज होगा, जब x की मात्रा सस्ती होगी। ठीक है, यहाँ पे हमने माना x की मात्रा सस्ती हुई तब कीमत चेंज हुआ। और इसके दो प्रभाव होंगे, उसका आय प्रभाव भी तो होगा। तो इस प्रतिस्थापन प्रभाव को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कीमत में से आय के इफेक्ट को कम करना पड़ता है इस तरीके से कि ये जो नई बजट लाइन है, ये है ना नई बजट लाइन OB डैश। ठीक, हम ये जानना चाहते हैं कि जो कीमत रेशो AB के द्वारा दिखाया जा रहा है, ठीक, और जो कीमत रेशो AB डैश के द्वारा दिखाया जा रहा है, ये दोनों कीमत रेशो अलग हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि अगर इसकी आय ना बढ़ती, अगर इसकी आय में, इसकी खरीदने की कैपेसिटी में कोई चेंज ना हुआ होता और चेंज हुआ होता सिर्फ कीमत रेशो में, ठीक है, तो उसका असर क्या पड़ता। तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, अब इसके कुछ पैसे कम करने पड़ेंगे हमें। जैसे मान लो 1000 रुपये में वो खरीद रहा था, अब वो 600 रुपये में उतनी मात्राएं खरीदने में सक्षम है। ठीक है, तो मोटे तौर पे हमें क्या करना पड़ेगा, इसके 400 रुपये कम करने पड़ेंगे। ठीक है, अब वो 600, अब उसके रुपए कितने कम हो गए, 1000 से 400 रुपये कम होकर के अब उसके पास रह गए 600 रुपये। अब वो 600 रुपये में जो है वो y की कितनी मात्रा, x की कितनी मात्रा बढ़ाता और y की कितनी मात्रा कम करता है, यही प्रतिस्थापन प्रभाव है। ठीक है, यानी कीमत प्रभाव में से, टोटल कीमत प्रभाव में से हम आय प्रभाव को निकालेंगे। और उस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वस्तु जो उपभोक्ता है उसकी आय को हमें इतना कम करना है। ठीक है, ये दो डेफिनेशन है। एक डेफिनेशन है हिक्स की, अभी हिक्स की बता रहा हूं कि उपभोक्ता की आय को इतना कम कर दीजिए कि वो नए कीमत रेशो के हिसाब से खरीदारी कर सके, लेकिन वो किसी भी तरीके से जो पुराना वाला उसका तटस्थता वक्र है उससे दूर ना जा सके, उसके आगे ना जा सके, यानी वो अपने पुराने तटस्थता वक्र पे बना रहे। ठीक है, यानी यहाँ पे उसको जितनी संतुष्टि प्राप्त हो रही थी, जैसे मैंने कहा 100 यूटिल्स की, और यहाँ पे जब x वस्तु की कीमत गिर गई तो मान लीजिए 150 यूटिल्स वाला कर्व है। तो हमने कहा ना, हम ये नहीं चाहते उसकी संतुष्टि बढ़े, हमें उसकी आय को कम करना है। हम उसकी आय को इतना कम कर रहे हैं कि वो पुराने वाले तटस्थता वक्र पे बना रहे, लेकिन खरीदारी वो नए वाले प्राइस रेशियो के हिसाब से करे। ठीक है, खरीदारी वो नए प्राइस रेशियो के हिसाब से करेगा, लेकिन बना रहेगा वो पुराने वाले तटस्थता वक्र के ऊपर। तो इस स्थिति में क्या होगा, हम एक लाइन खींचेंगे, ठीक है, इस नए वाले प्राइस रेशियो के समानांतर। ठीक, और ये देखेंगे वो लाइन इस वाले तटस्थता वक्र को कहाँ पे टच करती है, यानी इस वाले तटस्थता वक्र का मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन गिरता हुआ कहाँ पर उस प्राइस रेशियो के बराबर आता है जो नया वाला प्राइस रेशियो है हमारा। ठीक, इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ा दे रहे हैं। ये कर दिया हमने इस तरीके से। ठीक, ये हमारा पुराना वाला है IC1 जो 100 की यूटिलिटी दिखाता है, और ये 150 वाला। हमने उसकी इनकम कम करनी है। अब कितनी कम करनी है कि जिस वो नए वाले प्राइस रेशियो के हिसाब से कम हो, प्राइस रेशियो से नया वाला मिले, और उपयोगिता उसे पुरानी वाली मिले। तो हम क्या करते हैं, इसकी बजट लाइन को थोड़ा नीचे लाते हैं। ठीक है, हम इसकी बजट लाइन को थोड़ा नीचे खींचते हैं, और
किसके समानांतर खींचेंगे? ये तो पुरानी वाली उसकी बजट लाइन है, हमें उसे प्राइस रेशियो नया देना है, क्योंकि हम ये जानना चाहते हैं नए प्राइस, जो पुराने प्राइस रेशियो से नए प्राइस रेशियो पे जाता है तो चेंज कितना होता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से एक लाइन इस नई वाली के समानांतर, ये नई रेखा ना हमारी, नई बजट लाइन, ठीक, समानांतर लाइन समझते हो किसे कहते हैं? कितने बच्चे समझते हैं समानांतर लाइन? कितने बच्चे समझते हैं समानांतर रेखाएं किन्हें कहते हैं? देखो, अगर ये दो लाइनें हैं जिनके बीच की दूरी बराबर रहे हमेशा, तो ये क्या कहलाएंगी? समानांतर रेखाएं। ठीक, तो हम एक समानांतर रेखा यहां से खींचेंगे जो इस नए वाले पुराने वाले तटस्थता वक्र को छू करके निकलेगी। तो हम क्या करेंगे, यहां इसको लेके आओ नीचे, स्केल रख के, तो मेरे ख्याल से यहां पे आएगी कहीं। एक मिनट रुको, समानांतर रेखाएं इस तरीके से होंगी जैसे ये। ठीक है, अगर यहाँ 3 सेंटीमीटर की दूरी है तो जब इसको बढ़ाओगे तो 3 ही सेंटीमीटर की दूरी बनी रहेगी। तुम्हारे कहने का मतलब है बहुत सारी समानांतर रेखाएं हो सकती हैं, यही तो। ठीक है, मान लीजिए एक समानांतर रेखा ये है, इसके समानांतर, ठीक, लेकिन ये इस नए वाले तटस्थता वक्र को छुएगी तो नहीं। हाँ, समानांतर रेखाएं तो कई तरीके की हो सकती ना, मतलब हमें ऐसी समानांतर रेखा खींचनी है जो इस वाले तटस्थता वक्र को छू करके निकले, यानी उसका संतुलन इसी तटस्थता वक्र पे बना रहे। हम ये नहीं चाहते उसकी उपयोगिता बढ़ जाए। ठीक है, जितनी उपयोगिता वो प्राप्त कर रहा है हम ये चाहते हैं उतनी ही उपयोगिता प्राप्त करता रहे, और उसको जो है क्या हो, सिर्फ उसका प्राइस रेशियो बदल जाए। तो जब प्राइस रेशियो बदल गया तो हमने जो नई वाली ये बजट लाइन के समानांतर खींची उसको। ठीक है, तो ये जो रेखा आई है ए डैश, और चलो ऐसे लिख लेते हैं A1 B1। ये जो A1 B1 रेखा है, इस A1 B1 रेखा की क्या विशेषता है? ठीक, ये नए वाली बजट लाइन के प्राइस रेशियो को दिखाती है। ठीक है, यानी A1 B1 जो है, A1 B1 बजट रेखा नए कीमत रेशियो को दिखाती है। ये इसकी खासियत है। ठीक है, और दूसरी खासियत क्या है, ये उस संतुलन बिंदु को भी दिखाती है जो उसके पुराने तटस्थता वक्र के ऊपर है। ठीक है, यानी परंतु संतुलन पुराने तटस्थता वक्र पे होता है। तो अब ये जो चेंज आया, ठीक है, यहाँ अब बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि ये सवाल पूछा जाता है एग्जाम्स में कि आप किस तरीके से कीमत प्रभाव को और उसको अलग अलग करते हैं। ठीक है, ये जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का चेंज आया, यानी अगर हम OX मात्रा खरीद रहे थे और अब हम X1 मात्रा खरीद रहे हैं, तो ये है प्रतिस्थापन प्रभाव। ठीक है, और दूसरी तरफ हम क्या कर रहे थे, OY1 मात्रा खरीद रहे थे और OY2 मात्रा खरीदने लगे।
यानी जब x की कीमत गिरी, x की कीमत गिरने के बाद अगर हम प्रतिस्थापन प्रभाव देखें तो उसका प्रतिस्थापन प्रभाव ये है कि x वस्तु y की तुलना में सस्ती हो गई और उसकी वजह से उपभोक्ता ने y की मात्रा में कमी कर दी और x की मात्रा में बढ़ोतरी कर दी। ठीक, और हमने क्या किया, ये सिर्फ ये बताता है कि प्राइस रेशियो में बदलाव के चेंज के फलस्वरूप, ठीक है, यानी जो टोटल आपका इनकम इफेक्ट था उसमें से हमने टोटल जो प्राइस इफेक्ट था उसमें से हमने इनकम इफेक्ट को कम कर दिया। ठीक है, तो ये जो यहां से लेके यहां तक का चेंज है, Q से लेके Q1 तक का ये जो चेंज है, ये बताता है प्रतिस्थापन प्रभाव। कुछ समझ में आया? किसी बच्चे को समझ में आ रहा, नहीं आ रहा? नहीं आ रहा समझ में? हमने इनकम को कम किया, ठीक है, उसमें से इनकम इफेक्ट हटा दिया और फिर ये देखा कि अगर उसकी इनकम में बदलाव ना हुआ होता, उसकी खरीदने की कैपेसिटी में वृद्धि ना हुई होती और एक्स वस्तु सस्ती हो गई होती वाई की तुलना में, तो उसका क्या प्रभाव पड़ता, इस तरीके से कि उसको जो है उसके पुराने तटस्थता वक्र पे ही बनाए रखा जाए। ठीक है, यानी हमें उपभोक्ता की संतुष्टि को बढ़ने नहीं देना है, उसको पुराने वाले संतुष्टि के स्तर पे ही बना रहे वो, तो वो कितना चेंज करता। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गई? हटा दूं इसे? इसको हिग्स ने कंपनसेटिंग वेरिएशन इन प्राइसेस कहा, यानी उसको इतना, अगर वस्तुओं की कीमतें, किसी वस्तु की कीमत गिर गई तो उसके जो है वो आय में इतनी कमी कर दो कि वो पुराने तटस्थता वक्र पे रहे लेकिन वो नए कीमत रेशो के हिसाब से खरीदारी कर सके। ठीक है, अब एक दूसरा केस है, मान लीजिए ये उसकी बजट लाइन है ए बी, फिर क्या होता है कि एक्स की कीमत बढ़ जाती है। ठीक है, बढ़ने के फलस्वरूप क्या होगा, नीचे की ओर आएगी। अब हो गई उसकी बजट लाइन ए बी डैश, पहले मान लो वो यहां पे खरीदारी कर रहा था। ठीक है, पहले वो यहां पे खरीदारी कर रहा था, अब क्या हुआ, बजट लाइन चेंज हो गई। बजट लाइन चेंज होने की वजह से मान लो वो यहाँ पे खरीदारी कर रहा। ठीक है, लेकिन इस यहाँ से यहाँ तक का जो चेंज आया है इसमें आय प्रभाव भी शामिल है। ठीक है, उसका क्या हुआ है, उसकी जो खरीदे जाने वाली मात्रा है, यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होगे तो इस तरीके से चेंज आया है, ये मात्रा कुछ इसकी गिर गई है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है, यहाँ पे भी हो सकता था, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, ये जानबूझ के तो थोड़ा सा ऊपर रखा है, ये वक्र जो है वो यहाँ पे भी हो सकता था।
तो मान लीजिए पहले वो, हाँ बंद कर दो फिर शुरू करो।